आपके सामने मैंने यहाँ पर दो डिफरेंट चार्ट्स ओपन कर रखे हैं। ये जो दोनों चार्ट है ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, ये भी वीकली टाइम फ्रेम पे है। यहाँ पे S&P 500 का चार्ट हम देख रहे हैं, तो दोनों S&P 500 है, दोनों का टाइम फ्रेम वीकली है। डिफरेंस है कुछ, वो बाद में देखेंगे, बट मैं आपको एक चीज देखने बोल रहा हूँ, एक चीज नोटिस करने बोल रहा हूँ, ऑब्जर्व करने बोल रहा हूँ कि क्या यहाँ पर आपको सिमिलर प्राइस एक्शन नजर आ रहा है। क्या इस चार्ट में आपको जैसी मूवमेंट नजर आ रही है वैसी ही मूवमेंट आपको इस चार्ट में भी नजर आ रही है। अगर यहाँ पे हम ट्रैक करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 हाइज हमको लगते हुए दिख रहे हैं, और कुछ इस तरीके का हमको हायर हाइज हायर लोज का प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। अब मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर भी नोटिस करें सेम चीज कुछ हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 आपको हाइज नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे सिमिलर सा कुछ हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये सिमिलैरिटी जो आपको देखने मिल रही है ना, ये सिमिलैरिटी लगभग 12-15 साल के बाद रिपीट हो रही है। ये जो चार्ट मैंने आपके सामने खोल रखा है ये 2005 से चार्ट है, 2005 से लेके 2008 तक का चार्ट यहाँ पर मैंने आपके सामने खोल रखा है। और ये वाला जो चार्ट है ये 2023 से लेके 2024 का चार्ट है जो आपके सामने खुला हुआ है। अब इस चार्ट को अगर आप आगे करते हो तो आपको कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि ये हमारे प्रेजेंट टाइम का चार्ट है, अभी आगे का चार्ट बना नहीं है, ये अभी 2024 सितंबर चल रहा है उसका चार्ट है। बट अगर इस चार्ट को मैं आगे करता हूँ तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर मार्केट काफी ज्यादा नीचे गिरा हुआ है। यानी ये चार्ट है 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस का चार्ट, जब 2008 में मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन आया था, कोविड से पहले की बात है, काफी बड़ा करेक्शन हमको देखने को मिला था। ये तब का चार्ट आपको नजर आ रहा है। अगर आप टॉप से देखोगे तो मार्केट ने लगभग यहाँ पे 58% का करेक्शन किया था, यानी आधी वैल्यू मार्केट से जो थी वो गायब हो चुकी थी, और लगभग उसी सेम जगह पर आके हम खड़े हैं 2024 में, 2024 में। तो क्या जैसा कि ये पैटर्न बना था वो पैटर्न नीचे की तरफ गया, तो क्या पैटर्न वापस से अपने आप को रिपीट करने वाला है, और क्या मार्केट में वापस से एक बहुत बड़ा क्रैश देखने वाला है। इस वीडियो में उसी की कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि मार्केट आगे कैसे प्ले आउट कर सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, क्या क्या संभावनाएं हैं जो मार्केट में हो सकती है। मैं आपको फंडामेंटल नजरिए से भी बताऊंगा, चार्ट के नजरिए से भी बताऊंगा, और थोड़ा सा डेटा के भी पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट किस जगह पे खड़ा है। ये सब स्टार्ट करने से पहले दो सबसे जरूरी डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। पहला डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो के बेसिस पे अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को ना करें। मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, पहली चीज इसका ध्यान रखिएगा। तो कृपया अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को आप कांटेक्ट कर ले, या फिर अपने हिसाब से सोच समझ के डिसीजन ले, खाली इस वीडियो के बेसिस पे डिसीजन ना ले, पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये है कि इस वीडियो में मैं जो भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं आपको एज ए कंक्लूजन जो भी बताऊंगा वो गलत होने के चांसेस बिल्कुल 100% है। मैं एक शॉर्ट टर्म टाइम का ट्रेडर हूं, मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूं, मैं चार्ट समझता हूं, फंडामेंटल समझता हूं, मार्केट को समझता हूं, लेकिन ये प्रेडिक्शन गलत होने की भी पूरी संभावनाएं रहती हैं। तो कोई भी वीडियोस आप देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो उसमें आंख बंद करके विश्वास आपको नहीं करना चाहिए। अपनी एनालिसिस स्वयं कर लें, फिर प्लान करें आपको क्या करना है। मैं क्या करूंगा अपने पोर्टफोलियो के साथ वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। तो आप चाहे तो मेरा व्यू जानने के लिए, मेरा पर्सनल काम जानने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं, और बाकी मार्केट के नॉलेज को समझने के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट समझते हैं फंडामेंटल, टेक्निकल और डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्केट में क्या क्रैश आ सकता है। अगर आप फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल में जो सबसे बड़ा टेंशन हमारे लिए है वो है रिसेशन। सबसे ज्यादा टेंशन ये है कि कहीं अमेरिका से एक रिसेशन ना स्टार्ट हो जाए। तो देखिए, रिसेशन को मेजर करने का जो तरीका होता है ना, वो होता है यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट, यानी ग्रोथ होनी ही बंद हो जाए। और ये ग्रोथ रेट हम मोस्टली देखते हैं वो जीडीपी में देखते हैं। अगर किसी कंट्री का जो जीडीपी है वो गिरना स्टार्ट हो जाए तो हम उसको नेगेटिव ग्रोथ रेट कहते हैं, उसको हम रिसेशन की तरह लेते हैं। अमेरिका के जीडीपी में हमें थोड़ा मोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बट अभी तक चीजें कंट्रोल में है। तो अभी अमेरिका की इकोनॉमी मंदी में नहीं गई है। हाँ, आप डिप्रेशन बोल सकते हो कि वहां पे ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो गई है, अभी अमेरिका भी उतना ग्रो नहीं कर रहा है। चाइना की आप बात करोगे, चाइना में भी ग्रोथ काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है। तो ये रिसेशन का डर ना बहुत ज्यादा लोगों को सता रहा है। अब इस बार इस महीने फेड के मीटिंग में ये फैसला होने वाला है कि कितना रेट कट होगा, और अगर फेड हड़बड़ी में आके ज्यादा रेट कट कर देता है ना, तो इससे मार्केट को ये शायद डर लग सकता है कि शायद रिसेशन का खतरा अब फेड को लग रहा है, और इकोनॉमी को बचाने के लिए एक लिमिट से ज्यादा फास्ट रेट कट किया जा रहा है, और इस क्लू को मार्केट नेगेटिवली ले सकता है। सितंबर का महीना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेट कट के डिसीजन के हिसाब से।
बहुत सालों मतलब बहुत सालों बाद ये रेट वापस से कट होना स्टार्ट हो रहा है। कोविड के बाद से रेट बढ़े थे, फिर रेट कांस्टेंट हुए, लेकिन पहली बार रेट कट होने वाले। तो ये रेट कट कितना अमाउंट से होगा वो बहुत मायने रखता है। आप लोग भी फोकस करिएगा रेट कट के डेटा पे। जब भी रेट कट आएगा मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा, आप चाहें तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट वो रेट कट का डेटा ये बताएगा कि क्या सरकार को डर लग रहा है मंदी का, और अगर सरकार को डर लग रहा है तो ये चीज स्टॉक मार्केट को नीचे गिरा सकती है। मैक्रो या माइक्रो इकोनॉमिक के हिसाब से आप बात करें तो दिस इज आवर ओनली बिगेस्ट टेंशन। इसके सिवा अगर आप बात करें तो आप कह सकते हो फंडामेंटल इश्यूज जैसे कि जियोपॉलिटिकल दिक्कत, जियोपॉलिटिकल समस्या हमेशा एक इशू रहता है। अभी अगर आप बात करें तो ईस्ट में जो चल रहा है इजराइल के बारे में वो हम सबको मालूम है, रशिया यूक्रेन में जो चल रहा है वो भी हमें पता है। और कल परसों की बात है कि राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि हम एक पीस लविंग नेशन है, बट जरूरत पड़ी तो हम जवाब देंगे। तो अगर कहीं से भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता हुआ नजर आता है तो ये भी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। दो चीजें हैं अभी जो दिक्कत कर सकते हैं, एक रिसेशन का खतरा और दूसरा यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशन। इसके सिवा जो छोटी छोटी चीजें रहती हैं उसके लिए आप प्लान करके नहीं चल सकते हो। जैसे मान लो अमेरिका में होने वाला इलेक्शन, तो ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप जो है वो जीत सकते हैं इस बार अमेरिका का इलेक्शन, और ट्रंप के जीतने को शायद मार्केट पॉजिटिवली ना ले, बिकॉज ट्रंप की पॉलिसी जो है वो थोड़ा सा अमेरिका सेंट्रिक है। तो बाकी जो ग्लोबल पावर्स है उनको हो सकता है कि अमेरिका के साथ दिक्कत बढ़ने लगे, और उस केस में थोड़ी सी टेंशन बढ़ेगी जो मार्केट पसंद जनरली नहीं करता है। तो अमेरिका में ट्रंप के जीतने के बाद भी मार्केट में कोई पॉजिटिविटी की ऐसा उम्मीद नहीं है। ये कुल फंडामेंटल अभी इश्यूज हैं। बाकी अगर कुछ ब्लैक सॉन इवेंट हो जाता है जैसे कोविड हुआ था तो उसके बारे में हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो होगा तो वहां पे देखा जाएगा। अभी जो चीज आप सोच सकते हो वो कुल इतनी चीजें शामिल हो रही है। तो क्या यहां से हमको ऐसा क्लू मिल रहा है कि बहुत ज्यादा बेयरिश है, सच में कुछ बड़ी गिरावट आने वाली है? तो मैं आपको सच बताऊं ना, अभी ग्लोबल सिचुएशन देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मार्केट में गिरावट आने वाली है। कोई ऐसा रीजन मिल रहा है कि मार्केट में गिरावट आ जाए। बट आप लोगों ने सुना होगा कि लगभग, मैं 2-3 बड़े इन्वेस्टर्स के आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि 2-3 बड़े इन्वेस्टर्स ने लगभग 25 to 40% कैश इकट्ठा कर लिया है। और आप वॉरेन बफेट साहब के बारे में जानते हो, उनकी कंपनी के पास एक तगड़ा अमाउंट ऑफ कैश पड़ा हुआ है जो उन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया। और हाल ही में एप्पल हो गया या बैंक हो गया जो उनका था, वहां से उन्होंने बहुत पैसे बाहर भी निकाले। तो ऐसा क्या लग रहा है इन बड़े इन्वेस्टर्स की जो वो अपने पोजीशन को एग्जिट करके कैश इकट्ठा कर रहे हैं? तो उसमें एक क्वेश्चन मार्क और डाउट क्रिएट होता है रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में। फंडामेंटली इतनी चीजें आपको जानने की जरूरत है। और कंक्लूजन बताओ ना, तो ये फंडामेंटल्स इतने खराब नहीं लग रहे अभी ऐसा नहीं लग रहा कि मार्केट को बहुत ज्यादा गिर जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है ना वो रिसेशन की होती है, और रिसेशन के टाइम ना बबल्स फटते हैं। तो क्या हमारे स्टॉक मार्केट में एक बबल बना हुआ है? क्या हम बहुत ज्यादा ऊपर चले गए हैं? इसकी एनालिसिस के लिए हमें पी रेशियो को एनालिसिस करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कि स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन गेम क्या कहता है। अगर आप वैल्यूएशन मेथड्स यूज करते हो तो क्या स्टॉक मार्केट को करेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके सामने निफ्टी के पी रेशियो का चार्ट ओपन कर रखा है। पी रेशियो क्या होता है? पी रेशियो मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का चार्ट यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। अगर आप देखोगे तो ये 2020 का टाइम था। 2020 में हमारे मार्केट में एक हमें गिरावट देखने को मिली थी। तो इस जगह पे आपको याद होगा जब कोविड की गिरावट आई थी तो पी रेशियो में भी फॉल आया था। पी रेशियो क्या होता है? पी रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कि एक कंपनी का स्टॉक मार्केट में शेयर का प्राइस कितना है और उस कंपनी की सच में कमाई कितनी हो रही है। वो कंपनी प्रॉफिटेबल है तो उसकी अर्निंग्स, उसके प्रॉफिट कितने हो रहे हैं, वो पी रेशियो होता है। तो यहाँ पे हम निफ्टी 50 का पी रेशियो देख रहे हैं। तो हमने निफ्टी 50 के प्राइस को कंसीडर किया और जो निफ्टी 50 की 50 कंपनियां हैं उनके अर्निंग्स को कंसीडर करके ये चार्ट को प्लॉट करा है। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे तो 2020 के बाद जब कोविड का क्रैश आया था उसके बाद ये स्टॉक मार्केट के बढ़ने की ग्रोथ रेट है जो मैंने आपको ब्लैक लाइन से ड्रॉ करी है। और अगर आप यहाँ पे पी रेशियो को देखते हो तो पी रेशियो में एक सडन स्पाइक आया था, उसके बाद पी रेशियो में ज्यादा बड़ा स्पाइक नहीं आया है। अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे ना तो स्टॉक मार्केट से जो पी रेशियो है, जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही होगी, वो हमेशा स्टॉक मार्केट के आपको ऊपर नजर आ रही होगी। तो जो लगभग 22, 23, 24, 25 के आसपास हिस्टोरिकली निफ्टी का पी रेशियो चलता है, लेकिन अभी वो पी रेशियो 20 के आसपास आ गया, वो पी रेशियो 20 के आसपास आ गया। बट स्टॉक मार्केट में आपको नए हाईज लगते हुए दिख रहे हैं। आपको एक क्लियरली नजर आ रहा है कि स्टॉक मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा, हम ऊपर की तरफ चलते चढ़े जा रहे हैं। इसका क्लियर मतलब है कि कहीं ना कहीं से थोड़ा सा हम वैल्यूएशन वाला जो गेम है वो फेयर प्ले नहीं कर रहे हैं। मार्केट थोड़ा सा ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं।
अब इसको क्या बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड मान सकते हैं? तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत बड़ा बबल बन गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक कंपनी के अर्निंग्स 20-21 के आसपास भी स्टेबल रहते हैं ना पी रेशो, तब तक भी हमारा मार्केट ऊपर के लेवल्स पे सस्टेन कर सकता है। बट मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी ज्यादा हो रखी है, और इसके पीछे का क्लियर कट वजह है हमारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का लगा हुआ पैसा। अगर आप म्यूचुअल फंड या फिर जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो एक नॉर्मल रिटेलर कर रहा होता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या फिर बाकी सब फंड्स के थ्रू या खुद अपने तरह से डीमेट अकाउंट के थ्रू, तो वो सारे इन्वेस्टमेंट्स ना बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में आ रहे हैं, जिस कारण हमारा मार्केट नीचे गिर नहीं पा रहा है। अगर आप FIIs के सेलिंग के नंबर देखोगे ना जो विदेशी लोगों ने बेचे हैं, तो आपको सरप्राइज होगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा सेलिंग करी है इस पूरे साल में, उसके बावजूद हम अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हैं, हम गिरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे की क्लियर वजह है कि हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है, मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, और ये लिक्विडिटी मार्केट के वैल्यूएशन को बढ़ाए रखी है। तो इतना तो कंफर्म है कि मार्केट में एक करेक्शन आना चाहिए, मार्केट में एक करेक्शन आना चाहिए। लेकिन वो करेक्शन कितना बड़ा आना चाहिए? 5% का, 10% का, 15% का, कितना बड़ा करेक्शन वो होगा या हो सकता है, उसके बारे में चर्चा हम चार्ट में करेंगे। थोड़ी देर में वहां पे चलते हैं। पी रेशो का जो फाइनल कंक्लूजन मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि निफ्टी 50 इज स्लाइटली ओवर वैल्यूड। यहाँ पे थोड़े से करेक्शन की जरूरत है, बट अगर आप थोड़ा सा कंपनसेट कर लेते हो, एडजस्ट कर लेते हो, ये मान के कि यार हमारे पास पैसा बहुत है, हम ओवर वैल्यूड रहेंगे, तो आपको वैल्यूएशन जस्टिफाइबल लगेगी। उतना भी कोई बहुत बड़ा बबल अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। चलिए चार्ट में चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर कहां तक करेक्शन आ सकता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आपके सामने मंथ का चार्ट ओपन कर रखा है। सबसे पहला काम मैं करना चाहता हूं कि ये कोविड का फॉल था, जो 2020 की गिरावट थी, वो यहां से लेके यहां तक आई थी। तो इस गिरावट में मैंने फिब एक्सटेंशन टूल को ड्रॉ किया है, तो आप नोटिस करोगे कि 0.368 के लेवल के आसपास आके हम फंसे हुए। जनरली ऐसा माना जाता है कि कभी भी कोई करेक्शन वेव बनती है और वो कवर होके जब एक्सटेंड हो रही होती है, तो या तो मार्केट 1.618 पे रुकता है, जहां पे भी हमें रिएक्शन देखने को मिला, ब्रेकआउट रिटेस्ट देखने को मिला, या मार्केट 2.618 पे देखने को मिलता है, जिसके बाद हमें ब्रेकआउट आया तो हम अगले लेवल पे गए। तो दीज आर द पॉसिबल लेवल ऑफ रिवर्सल्स। ये वो जगह रहते हैं जहां से मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स कर सकता है। तो मार्केट अभी वैसे ही जगह पे खड़ा है जो कि लगभग 25,000-26,000 का लेवल है, जहां से अगर मार्केट को करेक्ट करना है तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू गिव अ करेक्शन। मार्केट यहां से नीचे की तरफ आ सकता है। अब चलिए मान लेते हैं मार्केट को करेक्शन लेना ही है, तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल एरियाज। सबसे पहला तरीका होता है हमारे पास ट्रेंड लाइंस की मदद से समझने का। तो अगर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हो तो यू विल रियलाइज कि ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसकी वैल्यू आपको मिल रही है लगभग, आप मान के चलो 23,000 तक। तो 23,000 पे हमें पहला एरिया मिलता है। इसको कंफर्म करने के लिए हम फिब मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं डेली चार्ट में जाता हूं और ये मुझे मार्केट का सबसे रीसेंट करेक्शन देखने को मिला, यहाँ से हम ऊपर गए, यहाँ पे हमने करेक्टिव वेव बनाए, फिर हम यहाँ पे अपने हाइस के आसपास गए हुए। तो अगर आप यहाँ पर एक फिब रिट्रेसमेंट टूल को प्लॉट करते हैं इस जगह से लेके यहाँ तक, तो आपको जो एरिया मिलेगा 0.5 0.6 का, वो लगभग 23,000 के आसपास ही मिल रहा है। 22,800 से लेके 23,000 तक वो एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर मार्केट का करेक्शन बहुत फास्ट होता है, मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है, तो मार्केट का जो अगला टारगेट है वो 24,000 के आसपास है। 24,000 ब्रेकडाउन करते ही मार्केट अगर बहुत फास्ट गिर रहा है तो शायद मार्केट 22,000 तक भी आ सकता है। मार्केट इस लो को भी टच कर सकता है, 23,000 को मार्केट ब्रेकडाउन कर देगा। बट अगर मार्केट धीरे धीरे गिरता है, मार्केट फास्ट नहीं गिरता है, तो शायद मार्केट 24,000 को ही ब्रेकडाउन ना कर पाए और यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाए। अगर 24,000 ब्रेक होता है और स्पीड स्लो रहती है, तो उस कंडीशन में हम मार्केट को 23,000 तक आता हुआ देख सकते हैं। तो मेरे लिए जो अभी इंपॉर्टेंट लेवल है वो 24,000 का है। 24,000 के ब्रेकडाउन के बाद मैं मार्केट को बेयरिश कंसीडर करना स्टार्ट कर दूंगा। 24,000 का अगर ब्रेकडाउन होने लगता है तो आप चाहो तो नई इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में मत करिएगा। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है, मान लो आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपका अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका जवाब ये है कि भैया अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो ना, तो इन्वेस्टेड रहिए, मार्केट से बाहर मत निकलिए। अगर आपको लग रहा है कि आप यहां पर एग्जिट कर दोगे और फिर जब मार्केट बॉटम से बाउंस बैक करेगा तो आप उसको पकड़ लेंगे, तो ये काफी मुश्किल होने वाला है। और अगर आप गलती से नहीं पकड़ पाए ना, तो आपका कंपाउंडिंग ब्रेक हो जाएगा। मान लीजिए मार्केट 4 साल में वापस आपको यहां पे मिलता है, तो ये जो कंपाउंडिंग आप कर सकते थे वो आपकी ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि आपने एग्जिट कर दिया। और अगर आप टाइम नहीं कर पाए तो आप और पछताओगे। अगर आप नीचे बॉटम पे टाइम कर ले तो आप बढ़िया रहेगा, आपने एक मार्केट करेक्शन का फायदा उठाया, अपने कैपिटल्स को दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, आपको ज्यादा
रिटर्न मिल जाएंगे, बट काफी मुश्किल काम होता है मार्केट के बॉटम और टॉप को पकड़ पाना। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ना छेड़ें। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और आपके पास लिक्विडिटी पड़ी है, आपके पास पैसे पड़े हैं, तो आप जरूर एवरेज जरूर कर लीजिएगा। बॉटम पे अगर आपको मिलता है तो आप अपने और पैसे डाल सकते हो, बिकॉज इंडिया इज काइंड ऑफ वन ऑफ अ ग्रोथ स्टोरी। ये मतलब एज अ इन्वेस्टर वाले भाषा में बोल रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ नहीं, कि इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो इंडिया बहुत बढ़ने वाला है अभी, आप टेंशन ज्यादा मत लो यहाँ पे, ठीक है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, आपको लॉन्ग टर्म नहीं प्लान करना है, तो 24,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो आप अपने पोर्टफोलियोज को एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो अभी से थोड़े थोड़े पोर्टफोलियो को एग्जिट करना स्टार्ट कर सकते हो। 24,000 के नीचे आप अपने पोर्टफोलियो को एग्जिट कर दीजिएगा। 24,000 के नीचे या तो मार्केट लंबा साइडवेज रहेगा या आपको क्विक जो मार्केट में करेक्शन देखने मिलेगा, उसके बाद आप धीरे धीरे करके वापस से अपनी पोजीशन को बिल्डअप कर सकते हो। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए प्लान है। लॉन्ग टर्म के लिए सिंपल प्लान है, डू नॉट छेड़िए योर एग्जिस्टिंग पोजीशन, एड एग्जिस्टिंग पोजीशन इफ यू हैव मनी। 24,000 ब्रेकडाउन होता है, मार्केट को बेयरिश मान लेंगे, अगला टारगेट 23,000 फिर 22,000 का रहेगा। अगर आप बड़े करेक्शन की बात करोगे, सर बड़ा करेक्शन कहां तक आ सकता है, अगर एकदम बड़ा करेक्शन आना हुआ तो कोविड के बॉटम से फिप ड्रॉ करते हैं। बड़े करेक्शन का लेवल है हमारे पास 13,000 से लेके 16,000 तक, 14,000 आप मान लीजिए, 14,000 से लेके 16,000 तक हमारे पास बड़ा करेक्शन का लेवल है, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि वहां तक आएगा मार्केट। इतना बड़ा करेक्शन करने के पीछे कोई ऐसा वजह नहीं नजर आ रही। ये तभी पॉसिबल है ना जब सच में कोई मंदी आ जाए और पी रेशियो में आपको असर होता हुआ दिखे, कंपनी के प्रॉफिट्स पे आपको असर होता हुआ दिखे, तभी ये सिचुएशन पॉसिबल है। नहीं तो हम इतना नीचे तक नहीं गिर सकते, इतने दूर का सोच के नहीं चलना है हमें। हमारे पास 20,000 लेवल फाइनल है, 20,000 का ब्रेकडाउन आना भी बहुत मुश्किल है, 20,000 का लेवल भी शायद हम ना ब्रेक करें। तो चार्ट की एनालिसिस अभी कुछ ये बात कहती है, बट मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं बहुत जरूरी। जितनी बार भी मैंने ये प्रेडिक्शन करी है, एनालिसिस करी है कि मार्केट यहां तक गिर सकता है ना, मार्केट ने हर बार गलत प्रूफ किया है। अगर मार्केट गिरता तो ये सारे लेवल सही होते, मार्केट एग्जैक्ट इन्हीं लेवल्स पे आता जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि लेवल्स की एक्यूरेसी काफी बढ़िया रहती, बट मार्केट गिरना ही नहीं चाह रहा है। हर साल जब हर महीने 23,000 करोड़, आप इतना मान लो 20 से 30,000 करोड़ रुपए अगर हर महीने मार्केट में आने ही आने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि एक डिसेंट टाइम से ज्यादा आप क्लाइंट के पैसे अपने पास नहीं रख सकते हो, तो वो पैसा मार्केट में लगेगा तो मार्केट गिरेगा कैसे। जो रिटेलर्स है ना, जब तक वो पैनिक ना करें, वो अपने म्यूचुअल फंड की एसआईपी बंद ना करें, वो म्यूचुअल फंड की एसआईपी से पे आउट लेना ना स्टार्ट करें ना, मार्केट नहीं गिर सकता है। एफआईआईज अकेले अब इंडियन मार्केट को नहीं गिरा सकते, उनके पास इतनी ताकत नहीं बची है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, उन म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कब पैनिक करते हैं। और ये अच्छी बात है कि अभी तक लोगों ने पैनिक नहीं किया। बहुत सिचुएशन आई जहां वो डर सकते थे, बट वो नहीं डरे हैं। तो कुल मेरे हिसाब से मिला जुला के ये मेरी एनालिसिस थी मार्केट फॉल को लेकर। बाकी मंडे को भी हम शायद गैप डाउन ही खुलने वाले हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अगर आप लेटेस्ट यहाँ पे वीकली एनालिसिस मेरे से पूछ रहे हो तो ये वीकली चार्ट कोई ज्यादा बढ़िया नहीं बना है। अगर आप मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ, ये मेरे पास 1 वीक का चार्ट है। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमें शार्प एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिली है, और ये काफी खराब जगह पे कैंडल बनी है, डबल टॉप जैसा पैटर्न भी बन रहा है। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड पैटर्न। लेकिन आप देखो ऐसे पैटर्न यहाँ पे भी बने थे, मार्केट थोड़ा करेक्शन लेके घूम गया, इस जगह पे भी बने थे, नहीं फॉलो थ्रू मिला, यहाँ पर भी बना था, कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला। तो क्या इस बार फॉलो थ्रू मिलेगा? दैट इज द बिग क्वेश्चन। मार्केट प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, मार्केट क्या करेगा, हम क्या एक्शंस लेंगे उसके बारे में प्लान करना चाहिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ऐसी किसी नॉलेजेबल अगली वीडियो में मिलते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको कुछ सीखने मिला होगा। थैंक यू एवरीवन।